नमस्कार। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम नई कविता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम नई कविता की प्रमुख विशेषताओं या प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हम सर्वप्रथम लेते हैं नई कविता के जो कथ्य से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है अनुभूति की सच्चाई तथा यथार्थ बोध। विद्यार्थियों, जब हम कहते हैं अनुभूति की सच्चाई, तो हम ये यहाँ पर यह भी चर्चा करते हैं कि अनुभूति क्षण की हो, यानी एक पल की हो, एक सेकंड की हो, या समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति अर्थात लघु मानव की हो, या किसी अभिजात्य पुरुष की या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, वह सब कविता का कथ्य है। नई कविता में मानव के समस्त सुख दुख, विसंगतियां, विडंबनाएं, ये संपूर्ण अनुभूतियां परिवेश के साथ अभिव्यक्ति पा रहे हैं। और जो मुख्य तथ्य है वह यह है कि इसमें न तो छायावाद की तरह पलायन बोध है, न ही प्रयोगवाद की तरह मनोवैज्ञानिक मनोग्रंथियों का नग्न व्यक्तिक चित्रण या घोर व्यक्तिनिष्ठ अहम भावना है। ये कविता तो ईमानदारी के साथ व्यक्ति की क्षणिक अनुभूतियों को पूर्ण संवेदना के साथ अभिव्यक्त करती है, और अनुभूति की यह सच्चाई और यथार्थताबोध नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा जो तथ्य है, विशेषता है कथ्य की दृष्टि से नई कविता की, यह है कथ्य की व्यापकता। इस संबंध में डॉक्टर कांति कुमार का एक कथन है कि यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक की विभिन्न अनुभूतियां अथवा कैक्टस से लेकर शुक्र तारा तक की जगत की विभिन्न वस्तुओं पर लिखी गई कविताओं का एक संकलन तैयार करना हो, तो नई कविता के पूर्ववर्ती काव्य की सीमा और क्षमता अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। तो कांति कुमार सांकेतिक रूप से ये बता रहे हैं, नई कविता का जो वैविध्य है, कथ्य का वैविध्य है, विषय का जो वैविध्य है, वह अपने पूर्ववर्ती कवियों से कहीं अधिक स्पष्ट है, वह कहीं अधिक व्यापक है। नए कवि के जो विचार हैं उसके अनुसार संसार का कोई भी विषय कविता का विषय हो सकता है, क्योंकि नई कविता किसी बंधे बंधाए विषय से, किसी बंधे बंधाए कथ्य से अपना सृजन नहीं करती, बल्कि संसार के उपस्थित किसी भी विषय, किसी भी भावना, किसी भी अनुभूति, किसी भी यथार्थ पर इसकी रचना की जा सकती है। नई कविता और मानवीय साक्षात्कार। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि नई कविता है वो वस्तुतः अनास्था और अंधकार, निराशा, नैराश्य की कविता है। लेकिन इन जो नए कवियों की जो अनास्था है, जो अविश्वास है, वह वस्तुतः इतिहास बोध के कारण है। और वस्तुतः नई कविता में जिस मनुष्य की बात की गई, जिस मानव की बात कही गई है, वह महामानव या अति मानव नहीं है, बल्कि वह हमारे बीच का समूह मानव है, ऐसा मानव। और इसीलिए हम इसमें नैराश्य देखते हैं, इसीलिए हम उसमें वह एक जो धवल पक्ष के साथ जो कालिमा का पक्ष है वह देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो मानवीय साक्षात्कार कराया गया है, जिस मानव की बात कही गई है, वह आप और हम में से इसी समाज के बीच से उठा हुआ एक साधारण मानव है। इसी की अभिव्यक्ति हम इस प्रस्तुत कविता में देखते हैं, जिसका संकलन तार सप्तक में किया गया है। जो भी जहाँ पिसता है पर हारता नहीं, न मरता है, पीड़ित श्रमरत मानव, अविजित दुर्जय मानव, कम कर श्रम कर शिल्पी सृष्टा, उसकी मैं कथा हूँ। यहाँ जो कवि है, जब मैं की बात कह रहा है, तो वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जिस मैं की बात वह कह रहा है वह कैसा मानव है। वह अति मानव नहीं है, वह महामानव नहीं है, बल्कि एक ऐसा मनुष्य है जो स्वयं पिसता भी है, हारता भी है, परंतु फिर मरता फिर भी नहीं है। वो पीड़ित है, श्रम कर रहा है। वह ऐसे मानव की बात कह रहे हैं जो दुर्जय है, जिस पे विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वह पिस भी रहा है, वह मर भी रहा है, वह हार नहीं मान रहा, लेकिन श्रम के साथ वह आगे बढ़ने की कथा है।
जो हमारे बीच का ही एक समूह मानव है, सामान्य मानव है। विचार और विवेक की कविता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं कि उसकी प्रकृति है प्रत्येक सत्य को विवेक से देखना, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना। बाह्य परिस्थितियों के प्रति सतर्क और सचेत होकर कवि मानसिक विश्लेषण की ओर बढ़ता है। लक्ष्मीकांत वर्मा कह रहे हैं कि जो नई कविता है ये स्वयं सत्य को विवेक के माध्यम से, विवेक अर्थात सच और झूठ के बीच में मंथन करके कुछ वास्तविक सत्य, यथार्थ सत्य को ढूंढ कर निकालने की ये जो प्रवृत्ति है, ये विचार और विवेक से उपजी है। इस संबंध में एक कविता की कुछ पंक्तियां हम देखते हैं। मैं खुद को कुरेद रहा था अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को, सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे, इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोंच रहा था, नोच रहा था। तो यह जो विचार है, ये जो मंथन है, यह नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। विसंगतियों का बोध भारतीय राजनीति, समाज व आर्थिक धरातल पर हमें जो एक विरोधाभास दिखाई देता है, उसे कविता मोहभंग की स्थिति में उजागर करती है। मोहभंग किस रूप में? कि एक आशा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, देश में से गरीबी समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, भेद समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा न हो पाया। तो ये जो मोहभंग है, ये विसंगतियों को जन्म दे रहा है और यही कारण है कि इसमें आक्रोश, नाराजगी, घृणा और विरोध उभर कर आता है। इन पंक्तियों में हम इस विसंगतियों के इस बोध को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं, धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना देने के लिए उसे श्रेष्ठ राजभक्त, देश प्रेमी नागरिक बना लेती हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वह बताती है कि देश की जो परिस्थितियाँ हैं वह अपने नागरिकों को किस ओर धकेल रही है। देश की ये विसंगतियाँ जो हमें समाज, राजनीति, आर्थिक धरातल पर दिखाई दे रही हैं, वो किस तरह से यहाँ के नागरिकों को शोषण करके उसका क्या वजूद वह निर्माण कर रही है। यथार्थ की पीड़ा का चित्रण, जिंदगी की जो परिस्थितियां हैं, मारक परिस्थितियां हैं, उसकी ठोस सच्चाइयों को और राजनीतिक सरोकारों को यह कविता भुलाती है, पर यह न तो उत्तेजना बढ़ाती है और न ही कवि भावुकता का शिकार होता है। अपने सत्य को कवि बाहर के संसार के सत्य से जोड़ता है और इसमें नई कविता का जो काव्य का अनुभव है, पुराने कवि के काव्य अनुभव से अलग तरह का हो जाता है। यहाँ यथार्थ की जिस पीड़ा का चित्रण कवि करते हैं, वह पीड़ा ऐसी है जिसे कवि यह स्वयं अनुभव कर रहा है और वह अपने इस अनुभव को बाहर के संसार के अनुभव से मिलाता है। और जब वह ऐसा करता है तो उसका ये जो अनुभव है पुरानी कविता के काव्य अनुभव से इस रूप में अलग हो जाता है कि वह कवि स्वयं अपने अनुभव की बात कर रहा है। वह कवि जो बात कर रहा है वह स्वयं व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा है, जबकि नई कविता का जो कवि है वह यथार्थ की इस पीड़ा की अभिव्यक्ति समाज के अनुभव के साथ जोड़कर कर रहा है। व्यंग्य के तेवर, ये जो विसंगतियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये कवि की भाषा में एक प्रकार के व्यंग्य को जन्म देती है और ये व्यंग्य यहाँ पर कितना खुलकर सामने आ रहा है। बड़े बड़े आदर्श वाक्यों को स्वर्णाक्षरों में लिखवाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दो, उन्हें अपनी आस्था, श्रद्धा एवं निष्ठा का आदर्य दो। नई कविता की कथ्य की दृष्टि से अगली विशेषता है कि ये वाद मुक्त कविता है। यह न किसी राजनैतिक वाद से, न किसी सामाजिक वाद से और न किसी आर्थिक वाद से और न किसी साहित्यिक वाद से जुड़ती है। ये इन शब्द से मुक्त होकर स्वयं अपना रास्ता
खोजती है और उस पर अग्रसर होती है। और यही कारण है कि नई कविता बंधी हुई कविता नहीं है। ये उन्मुक्त प्रांगण में अनुभूतियों को अभिव्यक्त करके यथार्थता का नग्न चित्रण प्रस्तुत करती है। नारी के प्रति यदि दृष्टिकोण की बात की जाए तो छायावाद में जो नारी का रूप था वह एक श्रद्धेय रूप था, एक विश्वास का रूप था, जहाँ नारी को उच्च देवीय धरातल पर स्थापित किया गया। परंतु नई कविता में नारी का रूप भी यथार्थ दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है। वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। नारी सशक्तिकरण का जो विचार है वह नई कविता में अभिव्यक्त हुआ है, परंतु कहीं न कहीं मानसल सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य के चित्रण की तरफ भी नई कविता के कवि उन्मुख हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कथ्य की दृष्टि से नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वह इस रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। आगे की कक्षा में हम नई कविता के शिल्प पक्ष की ओर, उसकी भाषा की ओर, उसके उपमान की तरफ, उसकी छंद की तरफ बढ़ेंगे और इस संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।